प्रेम अपनी बीमार माँ संगीता के पास उसके कमरे में बैठा उसके पैर दबा रहा था। बस मेरे बच्चे, अब जाकर तू आराम कर, सारा दिन काम करके थक गया होगा ना तू। ठीक है माँ, आप भी दवाई याद से लेकर सो जाना, और कुछ भी तकलीफ हो तो फौरन मुझे आवाज लगा देना, मैं चला आऊंगा। मेरा बच्चा कितना समझदार और आज्ञाकारी है ना। भगवान मेरे प्रेम को हमेशा ऐसे ही हंसता खेलता खुश रखना। इधर प्रेम कमरे में जाता है तो उसके दो छोटे भाई और उनकी पत्नियां टीवी देख रहे थे। वरुण, महेश, तुम्हें कल ऑफिस जाना है ना, चलो जाकर सो जाओ। जी भाई, बस जाते हैं। तभी वहां प्रेम की पत्नी साक्षी अपने दो छोटे बच्चों के साथ आती है। अरे, ये लोग अब तक सोए नहीं। भाभी जी देखिए कितनी अच्छी मूवी लगी है। देवर जी, कल तुम दोनों को काम पर भी जाना है, चलो जाकर सो जाओ। अगले दिन सवेरे। रिया, तुम्हें पता है प्रेम भैया हमारे बड़े भाई नहीं बल्कि ये हमारे पिता समान है। प्रेम भैया ने हमें इस काबिल बनाने के लिए बहुत संघर्ष किया है। आज अगर प्रेम भैया ना होते तो शायद आज हम इस मुकाम पर कभी पहुंच नहीं पाते। सच में प्रेम भैया, आप जैसा बड़ा भाई हर किसी का होना चाहिए। अरे बस बस, चलो अब दोनों काम पर जाओ। प्रेम के दोनों छोटे भाई उसी शहर की कंपनी में नौकरी करते हैं और प्रेम उसी शहर के एक कारखाने में मजदूरी करता है। प्रेम अपने परिवार के साथ शहर में अपने बड़े से घर में रहता है। सालों पहले ही प्रेम के पिता की मौत हो चुकी थी और पिता की मौत के बाद मां ने भी बीमारी के चलते बिस्तर पकड़ लिया था। पिता के जाने के बाद प्रेम के कंधों पर अपने दोनों भाइयों की जिम्मेदारी आ गई थी। प्रेम ने मेहनत मजदूरी करके अपने दोनों भाइयों को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया और फिर कुछ दिनों बाद दोनों भाइयों की शादी एक अच्छे और बड़े घर की लड़कियों से करा दी। इसलिए प्रेम के भाई प्रेम को पिता और भगवान के रूप में देखते थे। थोड़े समय बाद तीनों भाई अपने काम पर चले जाते हैं। भाभी जी, हम अपने मायके होकर आए क्या? ठीक है, तुम हो आओ अपने मायके। रिया दिया दोनों अपने मायके चली जाती हैं। सरला, आलोक, चलो तुम दोनों भी स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। दोनों बच्चे एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते हैं। तभी रोज की तरह साक्षी अपनी सास को अपने हाथों से खाना खिलाती है और खूब सेवा करती है। इसी तरह कई दिनों तक चलता रहा। प्रेम और उसके परिवार वाले काफी खुशहाल जीवन बिता रहे थे। तभी एक शाम प्रेम कारखाने से बाहर आता है तो अचानक उसे घबराहट, बेचैनी होने लगती है। मुझे इतनी घबराहट, बेचैनी क्यों हो रही है? प्रेम सड़क पर पैदल चल रहा था। तभी अचानक उसे चक्कर आ जाता है और वो बेहोश होकर सड़क पर ही गिर जाता है। रात का समय। ये अब तक घर क्यों नहीं आए? अरे भाई, किसी काम में फंसे होंगे, भाभी आ जाएंगे। देवर जी चाहिए ना, इन्हें देख कर आइए, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। भाई को सच में आज कुछ ज्यादा ही समय हो गया। वरुण, चलो हम दोनों भाई को देख कर आते हैं। दोनों भाई अपनी बाइक पर कारखाने की ओर जाते हैं। तभी बीच रास्ते में उन्हें प्रेम सड़क पर बेहोश बेसुध पड़ा हुआ दिखाई देता है। भाई उठिए, भाई क्या हुआ आपको? भाई उठिए। प्रेम बेहोश था। तभी दोनों भाई जैसे तैसे प्रेम को अपनी बाइक पर हॉस्पिटल ले जाते हैं और अपने परिवार वालों को कॉल करके हॉस्पिटल में बुलाते हैं। हे भगवान, मेरे पति की रक्षा कीजिए। प्रेम का चेकअप करने के बाद डॉक्टर बाहर आता है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरे भाई को? देखिए, प्रेम जी को कैंसर है। ये सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप डॉक्टर साहब? भाई तो बिल्कुल ठीक थे। देखिए, ऐसी बीमारियां पहले से ही शरीर में जन्म ले लेती है, पर हमें बाद में पता चल पाता है। आपके भाई को लास्ट स्टेज का कैंसर है। आप तुरंत किसी बड़े हॉस्पिटल में जाकर अपने भाई का इलाज करवाइए, क्योंकि उनकी जान को खतरा है। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, भाई के इलाज में खर्च कितना आएगा? केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लगभग 80-90 लाख रुपए तक का खर्च आएगा। ये क्या हो गया इनके साथ? भाभी संभालिए खुद को। हाँ भाभी, देखना जेठ जी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। दोनों बच्चे भी साक्षी से लिपट कर रोने लगते हैं। एक ही पल में प्रेम के हंसते खेलते परिवार पर कहर की बिजली गिर पड़ी थी। थोड़े समय बाद सब प्रेम को लेकर घर आते हैं। रात का समय। अब इतने पैसे कहाँ से लाएंगे हम? हमें तो अभी अभी नौकरी मिली है। पर भाई का इलाज कराना तो जरूरी है ना। पागल हो क्या आप? इलाज के लिए 80-90 लाख रुपए लग रहे हैं, हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? मैं तो कहती हूँ अब हमें आपके भाई और उनके बीवी बच्चों को इस घर से निकाल देना चाहिए। दिया सही कह रही है जी। सोचिए, अभी तो हमारी जिंदगी की शुरुआत हुई है और अगर हम सारा पैसा सब कुछ आपके भाई के इलाज में लगा देंगे तो हम तो रास्ते के भिखारी बन जाएंगे। बात तो सही है रिया।
दोनों बहनें अपने पतियों को काफी बहकाने लगती हैं और इधर प्रेम अपने कमरे में बेड पर लेटा था और उसकी पत्नी बच्चे उसके पास बैठे रो रहे थे। अगले दिन सवेरे भाई, मुझे लगता है अब आपको और भाभी को इस घर से चले जाना चाहिए। ये सुनकर प्रेम और साक्षी के होश उड़ जाते हैं। ये क्या बोल रहा है तू महेश? महेश सही कह रहा है भाई। आपकी बीमारी के इलाज के लिए कितना खर्च लग रहा है, अब हम कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? इसलिए अब या तो आप इस घर से चले जाइए या हम दोनों भाई यहाँ से चले जाते हैं। अपने भाइयों की बातें सुनकर प्रेम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने पिताजी से वचन लिया था कि मैं तुम दोनों को इस घर से कभी अलग नहीं होने दूंगा। साक्षी, सामान बांधो, हमें यहाँ से जाना होगा। तभी प्रेम और साक्षी अपना सामान बांधकर बेसुध पड़ी अपनी सास संगीता के कमरे में जाते हैं और उनका आशीर्वाद लेकर घर से बाहर चले जाते हैं। चलो, इस घर से बला तो टली। इधर प्रेम अपने परिवार के साथ सड़क किनारे फुटपाथ पर आकर बैठ जाता है। हे भगवान, ये कैसी तबाही आ गई हमारे जीवन में। एक ही पल में सब कुछ बिखर गया। अब हम कहाँ जाएं? जिन भाइयों को पढ़ाया लिखाया काबिल बनाया, उन भाइयों के लिए मैंने पूरा जीवन लगा दिया। उन्हीं भाइयों ने इस मुसीबत में मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। जी सब्र रखिए, देखना आपकी अच्छाई का सिला आपको जरूर मिलेगा। तभी बादलों की गड़गड़ाहट के साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है और चारों बारिश में गीले होने लगते हैं। अब ये बारिश कहाँ से आ गई? जी आप और बच्चे यहीं बैठिए, मैं किसी से मदद मांगती हूँ। साक्षी दौड़ते हुए आसपास के घरों में जाती है और उनसे सहायता मांगती है। बहन जी, मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है, क्या आप कुछ देर के लिए हमें अपने इस घर में रहने दे सकती है? आपकी बहुत मेहरबानी होगी बहन जी। अरे नहीं, हम ऐसे ही किसी को अपने घर में नहीं आने देते। मैं आपके पैर पड़ती हूँ बहन जी, हमारी सहायता कीजिए। महिला दरवाजा बंद कर देती है। इस तरह साक्षी हर घर में जाकर रहम की भीख मांगने लगी, पर किसी को भी इस गरीब साक्षी पर रहम नहीं आता। कोई तो हमारी मदद करो, कोई तो हमारी मदद करो। दर्द का ये भयानक मंजर देखकर रोंगटे खड़े हो रहे थे। तभी साक्षी प्रेम और बच्चों के पास आकर बैठ जाती है। करीब पूरी रात साक्षी, प्रेम और उसके बच्चे बारिश में भीगते भीगते ठिठुरते रहे। अगले दिन सवेरे, माँ भूख लगी है। साक्षी, तुम बच्चों के पास बैठो, मैं खाना और काम दोनों तलाश करके आता हूँ। नहीं जी, आपको डॉक्टर ने कोई भी काम करने से मना किया है। आप यहाँ बच्चों के पास बैठिए, मैं खाने की व्यवस्था करके आती हूँ। साक्षी शहर में एक एक से सहायता मांगती है पर कोई मदद नहीं करता। तभी वो एक ढाबे के पास जाती है और उससे रो रो कर खाना मांगती है। मालिक, मेरे बच्चे कल रात से भूखे, मुझे थोड़ा सा खाना दे दीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ मालिक, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है। तभी साक्षी उस ढाबे के मालिक को अपने जीवन के सारे दुखों के बारे में बताती है। तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ साक्षी, रो मत, मैं तुम्हारे पति और तुम्हारे बच्चों को भी खाना देता हूँ। कहाँ है वो? उनको मेरे ढाबे पर लेकर आओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक, मैं अभी अपने पति और बच्चों को लेकर आती हूँ। भूख की तड़प मिटाने के लिए साक्षी दौड़ते हुए अपने पति और बच्चों के पास जाती है और उन्हें लेकर ढाबे पर आती है जहाँ गुलशन सबको खाना खिलाता है। मालिक, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? आपने आज हम मजबूरों को खाना खिलाकर बड़ा ही पुण्य का काम किया है। अरे इसमें धन्यवाद कैसा साक्षी, आखिर एक इंसान ही तो इंसान के काम आता है। वो सामने छोटा सा घर देख रहे हो, वो मेरा घर है। अब वहाँ कोई नहीं रहता, तुम चाहो तो वहाँ जाकर रह सकते हो। और साक्षी, तुम मेरे ढाबे पर सफाई का काम भी कर सकती हो। मैं बदले में तुमको 200 रुपए दिया करूँगा, जिससे तुम अपने परिवार का गुजारा चलाना। ये सुनकर प्रेम साक्षी काफी खुश हो जाते हैं। आप महान हो मालिक। तभी साक्षी गुलशन के ढाबे में काम के लिए हाँ कह देती है और अपने पति और बच्चों को गुलशन के छोटे से झोपड़े के अंदर ले जाती है और उन्हें वहां छोड़कर उसी समय से गुलशन के ढाबे पर आकर सफाई का काम करने लगती है। साक्षी ढाबे पर सफाई कर रही थी और गुलशन उसे ऊपर से नीचे तक देखे जा रहा था। तभी साक्षी गुलशन की ओर देखती है। क्या हुआ मालिक, ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं साक्षी, देख रहा हूँ कि मजबूरी भी इंसान को क्या से क्या करने पर मजबूर कर देती है।
तभी साक्षी शाम तक गुलशन के ढाबे पर काम करके उससे 200 रुपए लेकर अपने पति बच्चों के पास चली जाती है। रात का समय, बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। तभी गुलशन खाना लेकर अपने उस घर में साक्षी के पास जाता है। मालिक, आप मुझे बुला लिए होते। अरे, मुझे लगा तुम लोग भूखे होगे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। ये खाना लो और कल जल्दी ढाबे पर आ जाना। अच्छा, मैं चलता हूँ। हाँ। गुलशन वहां से चला जाता है। ये देखो, इनसे तो अपना कोई रिश्ता भी नहीं है साक्षी, फिर भी मालिक हमारी कितनी मदद कर रहे हैं, कितना अपनापन जता रहे हैं ये। और एक हमारे अपने हैं जिन्होंने हमें जीते जी मार दिया। तभी चारों गुलशन के दिए उस खाने को खाते हैं। थोड़े समय बाद खाना खाते ही अचानक चारों बेहोश हो जाते हैं। तभी वहां एक आदमी काली चादर ओढ़े आता है और वो साक्षी को अपने कंधों पर उठाकर साक्षी को लेकर वहां से चला जाता है। प्रेम और बच्चे बेहोश थे। अब वो आदमी कौन था जो साक्षी को उठाकर ले गया? क्या साक्षी किसी मुसीबत में पड़ने वाली है? अब ये तो हमें भी नहीं पता। तो अब इसके आगे की कहानी देखने के लिए देखते रहिए इस कहानी का अगला पार्ट।